नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 8 के प्रश्नावली 2.2। तो इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं सभी शब्दों वाले प्रश्न हैं। ये सिर्फ दिखने में कठिन लग रहे होंगे लेकिन समझेंगे तो बिल्कुल आसान है। क्या करना है कि इन शब्दों को समझकर समीकरण में बदलकर तब हल करना है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में दिया है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो ध्यान से समझिए, इस प्रश्न में क्या है कि कोई संख्या है जिसमें से 1/4 घटाने पे 1/8 प्राप्त होता है, लेकिन वह संख्या क्या है हमें पता नहीं है। तो चलिए हल करते हैं। तो माना कि संख्या बराबर x, हम वह संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। सबसे पहले क्या है कि बोल रहा है कि संख्या के आधे में से यानी कि x/2 कितना घटाया जा रहा है। संख्या के आधे में से कितना घटाया जा रहा है, 1/4। तो 1/4 घटा लेंगे और 1/4 घटाने पे देखिए 1/8 प्राप्त होता है। तो x/2 माइनस 1/4 बराबर हो जाएगा 1/8। अभी हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसे हम हल करना शुरू करेंगे। तो देखिए 1/4 माइनस में है तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x/2 बराबर हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4। अब x/2 बराबर ये हो जाएगा 3/8। अब हल करके देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए कि 2 जो है भाग में है, डिवाइड में है, नीचे है, तो ये इक्वल के इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3/8 गुना 2। अब ये 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, तो आ जाएगा x बराबर 3/4। यही हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 2 में है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। दिया है लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर, यानी कि अगर हम मान लेते हैं चौड़ाई बराबर x मीटर तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 5 मीटर, क्योंकि लंबाई जो होता है हमेशा चौड़ाई से अधिक होता है और इसमें अंतर 5 मीटर दिया गया है, इसलिए हो जाएगा x प्लस 5 मीटर। और परिमिति क्या है, 110 मीटर। आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए परिमिति हमको पता है 110 मीटर, तो 110 और 2 इंटू लंबाई क्या है x प्लस 5 मीटर और चौड़ाई क्या है x, तो x। अब देखिए 110 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 5। अब ये 2 जो है इन दोनों में गुना हो जाएगा वितरण नियम की सहायता से। तो 110 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस 2 पचे 10। अब यहाँ प्लस 10 जब इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। 110 माइनस 10 बराबर 4x, ये हो जाएगा 100 बराबर 4x। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x बराबर 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा 100/4, 4 से कट जाएगा 100 25 बार में। तो x बराबर क्या आ गया 25। तो x हम क्या माने थे चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारा क्या हो गया, चौड़ाई हो गया 25 मीटर। और लंबाई हम माने थे x प्लस
5 मीटर, ये ना था, तो हो जाएगा 25 + 5 बराबर 30 मीटर। आंसर। प्रश्न 3 में है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपये है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था? ध्यान से समझिए। प्रारंभ में 1 केजी चीनी का मूल्य क्या था ये हमको पता नहीं है, लेकिन उसमें 25% की वृद्धि होने पे 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो हमको क्या करना है, प्रारंभ में जो चीनी का मूल्य था वही ज्ञात करना है। माना कि प्रारंभ में 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर x रुपया। तो अब देखिए, x में 25% की वृद्धि होने पर तो क्या करेंगे, x प्लस x का 25%, समझिए x में x का 25% जोड़ देने पे कितना आ रहा है, 32 रुपया। तो हो जाएगा x प्लस x का 25% बराबर 32। ये अभी हमारा समीकरण हो गया। अब इसे हल करते हैं तो हो जाएगा x प्लस x का 25, तो x गुना 25, परसेंटेज को जब भिन्न में बदलते हैं तो बट्टा 100 हो जाता है, बराबर 32। अब ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये आ जाएगा x प्लस x बटा 4 बराबर 32। ये फिर हो जाएगा 4, तो 4x प्लस x बराबर 32। अब ये देखिए 4 यहाँ भागा में है, तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 32 गुना 4। अब ये x बराबर हो जाएगा 32 गुना 4 बराबर बटा 5। x बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तियाँ 12 बटा 5। देखिए इसको हम काट लेंगे, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 6 5 6 30। तो x बराबर क्या आ गया, 25 बटा 6, सॉरी 25.6 रुपये। यानी कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, 25 रुपये 60 पैसे। आंसर। प्रश्न 4 में है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? तो हम लिखेंगे, माना कि हमें महंगी कलमों की संख्या बताना है, तो लिखेंगे माना कि महंगी कलमों की संख्या बराबर x। कुल कलमों का संख्या कितना है, 35, तो सस्ती कलमों की संख्या हो जाएगा, सस्ती कलमों की संख्या हो जाएगा 35 माइनस x, क्योंकि कुल कलम कितना है 35 और महंगी कलम कितना हो गया x, तो जो 35 में से जो बचेगा वही ना सस्ता कलम की संख्या होगा, इसीलिए हो जाएगा हमारा 35 माइनस x। अब देखिए, एक सस्ती कलम का मूल्य है 1.5 रुपया, तो सस्ती कलम की संख्या कितना है, 35 माइनस x, संख्या है 35 माइनस x, और एक सस्ती कलम का मूल्य है 1.5 रुपया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 से गुना कर देंगे प्लस। अब देखिए महंगी कलमों की संख्या कितना है x, और एक महंगी कलम का संख्या है, एक महंगी कलम का मूल्य है 2 रुपया, तो हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे x में। अब देखिए कुल 35 कलमों का मूल्य कितना है, 60 रुपया है, इसीलिए हो जाएगा बराबर 60। अब हमारा आ गया है समीकरण, अब हल करना शुरू करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे हम एक पॉइंट हटा के नीचे 1 0, ये हो जाएगा 15 बटा 10, तो कट जाएगा 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 3 बटा 2 आ गया।
अब देखिए हम क्या करेंगे, 3/2 से 35 माइनस एक्स में गुना करेंगे, बारी बारी से दोनों में गुना करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3/2 में 35 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 105/2 माइनस 3/2 एक्स, प्लस है तो प्लस 2 और एक्स में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 60। अब देखिए आगे, ये चर है तो इसको इधर ही रखेंगे और इस 105/2 को बराबर के इधर लाएंगे, तो ये इधर लिखेंगे -3/2 एक्स प्लस 2x बराबर 60 माइनस 105/2। अब समझिए यहाँ क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 3x प्लस 2 दूना 4x बराबर बट्टा में 2, ये हो जाएगा 120 माइनस 105। आगे समझिए, ये हमारा बच जाएगा x/2 बराबर, ये हो जाएगा 15/2। ये बट्टा में यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, बट्टा में दोनों तरफ 2 है तो क्या हो जाएगा, बट्टा से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा x बराबर 15। तो हम x क्या माने थे, महंगी कलमों की संख्या, तो हमको यही नहीं बताना था कि महंगी कलमों की संख्या कितनी है। महंगी कलमों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 15 आंसर। प्रश्न 5 में है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको समीकरण के रूप में बैठा लेंगे। तो हम लिखेंगे माना कि चर बराबर x। देखिए इस टाइप के अनुपात वाला जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम ऐसे ही हल करेंगे। तो हमारा पहला कोण हो जाएगा, यहाँ देखिए तीनों कोण क्या है, 2:3:5 के अनुपात में है, इसीलिए पहला कोण हो जाएगा 2x, दूसरा कोण हो जाएगा 3x और तीसरा कोण हो जाएगा 5x, क्योंकि 5 के अनुपात में है। तो आगे हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों कोणों का योग कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर 180 डिग्री। अब समझिए x बराबर हो जाएगा 180/10 और एक 0 से 1 0 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 डिग्री। अब हमें माना था पहला कोण बराबर 2x, तो ये हो जाएगा 2 गुना 18 बराबर 36 डिग्री। दूसरा कोण भी हो जाएगा 3x, तो 3x में तो 3 में 18 से गुना करने पर हो जाएगा 18 × 54 डिग्री। तीसरा कोण हो जाएगा 5 गुना 18 × 5 90 डिग्री। ये हमारा तीनों कोणों का माप आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 6 में है, बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। हमें क्या करना है कि 2 रुपया 5 रुपया और 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, हमें सिक्कों की संख्या बता देना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए सिक्के कितने कितने के हैं, 1 रुपया 2 रुपये के और 5 रुपये के, और कुल सिक्कों की संख्या क्या है 160। तो कुल सिक्के हो जाएगा, कुल सिक्के बराबर 160, जिनका कुल मूल्य कितना है 300 रुपये। तो सिक्कों का मूल्य हो जाएगा, सिक्कों का मूल्य बराबर 300 रुपये। अब आगे देखिए, आगे है 2 रुपया के सिक्कों की संख्या
5 रुपये के सिक्कों की संख्या के तिगुनी हो। यानी क्या कह रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुना है। तो यदि हम मान लेंगे कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 गुना है। अब देखिए कुल सिक्कों की संख्या कितना है 160, तो जो बचेगा वही ना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगा। तो होगा 160 माइनस, इन दोनों को जोड़ के घटा लेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स। तो हो जाएगा हमारा 160 माइनस 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 4x। अब समझिए ये हो गया सिक्कों की संख्या। अब कुल सिक्के कितना है 160। अब हम क्या करेंगे कि इन सिक्कों का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है 160 माइनस 4x। तो इसका मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 1 रुपये से गुना करेंगे, फिर प्लस 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है 3x। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, प्लस 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है x। तो x में हम 5 रुपये से गुना करेंगे। अब कुल सिक्कों का मूल्य है 300 रुपये, तो बराबर हो जाएगा 300 रुपये। अभी हमारा समीकरण बन गया। अब इसे आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हल करते हैं। इसमें देखिए 1 से गुना करेंगे 160 माइनस 4x में, तो ये इतना ही रह जाएगा। तो हो जाएगा 160 माइनस 4x प्लस 2 3 6x बराबर 5 में x से गुना होगा तो 5x बराबर 300। अब यहाँ समझिए 6x और 5x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x, और 11x में से 4x घटाएंगे तो हो जाएगा 7x। तो 6x, तो 160 माइनस प्लस 7x बराबर 300। अब अचर को अचर के साथ लाएंगे तो आ जाएगा हमारा 7x बराबर 300 माइनस 160। आगे देखिए x बराबर हो जाएगा 140 बटा 7, क्योंकि यह 7 क्या था गुना में था, इधर आके भाग लग गया। तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 बार में तो आ जाएगा 20। x बराबर हमारा क्या आ गया 20। यानी कि x हम क्या माने थे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो गया 20, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है 3x। तो 3x बराबर हो जाएगा 3 गुना 20 बराबर 60। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है 160 माइनस 4x, तो हम लिखेंगे 160 माइनस 4 गुना 20। अब समझिए ये हमारा आ जाएगा 160 माइनस 20 चौका 80 बराबर 80। तो हमारा क्या आ गया ये 20, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 180। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 7 में है पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। देखिए पिता के पास कुल कितनी संपत्ति है 2.5 लाख, तो कुल संपत्ति हो जाएगा 2.5 लाख। कुल संपत्ति 2.5 लाख यानी कि 2,50,000। अच्छा अपने पास कितना रखता है 1 लाख, तो अपने पास 1 लाख रुपये रखता है। अच्छा आज संतानों को कितना देता है, तो 2.5 लाख में से 1 लाख को घटा लेंगे तो संतानों को हो जाएगा, संतानों में बंटवारा हो जाएगा, संतानों को 2.5 लाख में से 1 लाख घटाने पे जो बचेगा वो संतानों में बंटवारा के लिए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2.5 लाख, ये हो जाएगा 1.5 लाख। अच्छा बंटवारा किस अनुपात में करता है 1:2:3 के अनुपात में। तो हम लिखेंगे माना कि चर बराबर x,
आगे देखिए, पहले संतान के हिस्से के रूप में क्या मिलता है, हम चर x माने हैं तो हो जाएगा 1x, और दूसरे संतान को हो जाएगा 2x, और तीसरे संतान को 3x। तो लिखेंगे पहले संतान का हिस्सा 1x प्लस 2 के अनुपात में है तो 2x, 3 के अनुपात में है तो 3x, और तीनों को मिलाकर कितने रुपए दे रहा है, 1.5 लाख रुपये। तो बराबर हो जाएगा हमारा 1.5 लाख रुपये। ये हमारा समीकरण आ गया। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 और 3 6, 6x बराबर 1.5 लाख। अच्छा, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1.5 लाख बटा 6। इसको काट लेंगे, 6 दूना 12, 3 6 5 30, 3 शून्य। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 25,000। चौर हमारा क्या आ गया 25,000। तो पहले संतान का हिस्सा क्या था 1x। तो हम लिखेंगे पहले संतान का हिस्सा बराबर 1x, तो 1 गुने 25,000 बराबर क्या हो जाएगा 25,000 रुपये। दूसरे संतान का हिस्सा है 2x, तो 2x बराबर 2 गुना 25,000, ये हो जाएगा 50,000 रुपये। तीसरे संतान का हिस्सा 3x है, तो 3x, ये हो जाएगा 3 गुने 25,000 बराबर 75,000। ये क्या हो गया, तीनों संतानों का हिस्सा हो गया 25,000, 50,000 और 75,000। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 1.5 लाख रुपये हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रश्न 8 में है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे माना कि पहला गुणज बराबर x, तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। इसी तरह तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा गुणज हो जाएगा x प्लस 2। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तीनों क्या है, लगातार है। अच्छा, अब देखिए ये तीनों जो है 11 के गुणज है, तो इसीलिए इन तीनों में 11 से हम गुना करेंगे, और तीनों को योग करने पे कितना आ रहा है 231। तो चलिए लिखते हैं, पहला क्या है x, तो हो जाएगा 11 गुने x प्लस, दूसरा है x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 11 गुने x प्लस 1। तीसरा हो जाएगा 11 गुने x प्लस 2, और इन तीनों का योग करने पे आ रहा है हमारा 231, तो बराबर 231। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब इन्हें हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। ये हो जाएगा 11 गुने एक्स हो जाएगा 11x प्लस 11 गुने एक्स 11x प्लस 11 कम 11 प्लस 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 231 है, तो 231। अब देखिए इसमें हम औचर को औचर के साथ और चर वाले को चर के साथ जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11x प्लस 11x, ये हो जाएगा 33x प्लस 11 और 22 हो जाएगा 33 बराबर 231 है, तो 231। अब इसमें औचर को औचर वाले के साथ लाएंगे, तो ये हो जाएगा 33x बराबर 231 माइनस 33, क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 33x बराबर ये आ जाएगा 8 9 1। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 198 बटा 33। अब इसे हम काट देंगे, तो ये हमारा कट जाएगा 11 3 33, 11 कम 11 11 8 88, ये भी कट जाएगा 3 से 6 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 6। अब देखिए पहला गुणज क्या था x,
तो x बराबर हो गया 6। अच्छा, दूसरा गुणज x+1 लिए थे तो ये हो जाएगा 6+1, ये आ जाएगा 7। तीसरा गुणज था x+2 तो ये हो जाएगा 6+2 बराबर 8। ये क्या हो गया, 11 के लगातार 3 गुणज हो गए। तो पहला हो जाएगा 11 गुने 6 बराबर 66। दूसरा हो जाएगा 11 गुने 7 बराबर 11×7=77। और तीसरा हो जाएगा 11 गुने 8 बराबर 88। ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों जो हो गया 11 के लगातार 3 गुणज हो गए। अब इन तीनों का योग करके देख लेंगे, 231 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न 9 है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करना है, इसमें विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे माना कि विजेताओं की संख्या बराबर x। तो जो विजेता नहीं है उनका संख्या हो जाएगा, जो विजेता नहीं है उनका संख्या हो जाएगा 100 - x, क्योंकि कुल छात्र कितना है 100 और विजेता हम मान लिए x, तो विजेता को छोड़कर कितना हो जाएगा 100 - यही ना बच गया। अब देखिए प्रत्येक विजेता छात्र को कितना कलम दिया जा रहा है 2, तो इसमें हम क्या करेंगे x में 2 से गुना करेंगे प्लस, और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 1 कलम दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 100 - x गुने 1, इसमें 1 से गुना करेंगे। अब यहाँ देखिए कुल कलम कितना है 120, यानी कि इन दोनों छात्रों को विजेता और विजेता को छोड़कर सभी छात्रों को कितना कलम दिया गया 120, तो बराबर हो जाएगा 120। अभी हमारा समीकरण बन गया। अब इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हल कीजिए। ये हो जाएगा 2x प्लस 1 गुने 100 हो जाएगा 100 माइनस 1 गुना -x, ये हो जाएगा -x बराबर 120। यहाँ देखिए 2x में से 1x घट जाएगा तो बच जाएगा x प्लस 100 बराबर 120। तो x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 120, तो x बराबर हो गया 20। तो x हम क्या माने थे विजेताओं की संख्या, अतः विजेताओं की संख्या क्या है 20 है। यही हो गया आंसर। प्रश्न 10 है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं। लिखेंगे माना कि रवि का वर्तमान उम्र x। अब यहाँ देखिए रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो जब हम रवि का वर्तमान उम्र मान लिए x, तो पिता को भी वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि 3 गुना का हो जाएगा 3x प्लस 5, क्योंकि 5 वर्ष अधिक है। ये हो गया रवि के पिता की वर्तमान उम्र। अब देखिए आगे है 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो रवि का उम्र 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x में 5 हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा रवि का 5 वर्ष बाद की उम्र। अच्छा, फिर प्लस अब उनके पिता की वर्तमान उम्र है 3x + 5, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा 3x + 5 + 5, इसमें भी 5 वर्ष जोड़ देंगे। अब देखिए इनके उम्रों का योग कितना है 47 वर्ष, इन दोनों के उम्रों का योग 47 वर्ष, तो बराबर हो जाएगा 47। अभी हमारा समीकरण बन गया। अब इसे हल करेंगे। तो देखिए 1x और 3x हो जाएगा 4x
प्लस 5, 5 10, 5 15 बराबर 47। अब देखिए ये 15 इधर आके घट जाएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 47 माइनस 15। x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 2 3 32/4। 4 इधर आके भाग लग जाएगा तो ये कट जाएगा 4 से 8 बार में। तो x बराबर क्या हो गया 8। x हम माने थे रवि का वर्तमान उम्र। अच्छा तो रवि का वर्तमान उम्र क्या हो गया 8 वर्ष। अच्छा अब पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, हम लिए थे 3x + 5, 3x + 5। तो देखिए इसमें हम 8 से गुना कर देंगे, 3 × 8 + 5, ये हो जाएगा 3 8 24 5 29 वर्ष। ये इन दोनों का वर्तमान उम्र हो गया, रवि का 8 वर्ष और उनके पिता का 29 वर्ष। आंसर।